नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ गजब सवाल जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, HSSC अपने पैटर्न के अंदर साइंस के क्वेश्चन को काफ़ी महत्वता देती है। तो देखते हैं आज के हम कुछ सवाल केमिस्ट्री के। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको जो लेटेस्ट पैटर्न होगा उससे अपडेट कराता रहूं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे उनके अंदर साइंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से मिलान कीजिए। यानी कि आपको मिलान करना है दोस्तों। पहला दे रखा है सिरका, संतरा, इमली, खट्टा दूध। आपको मिलान करके बताना है कि इनके अंदर कौन कौन सा अम्ल होता है दोस्तों। ये टार्ट्रिक अम्ल है, ये लैक्टिक है, ये एसिटिक और ये सिट्रिक। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो दोस्तों सिरका होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं विनेगर, अचार के अंदर डाला जाता है दोस्तों ये। तो सिरका जो होता है उसका हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, यानी कि पहले का हो जाएगा 3। पहले का हो जाएगा आपका 3। संतरा जो होता है आपको पता है खट्टा होता है, तो संतरा जो होता है उसके अंदर होता है सिट्रिक अम्ल, यानी कि सिट्रिक एसिड। तो यानी कि 2 जो है उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 के साथ। 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोस्तों आपका 4 के साथ। अच्छा, जो इमली होती है आपकी इमली, उसके अंदर होता है दोस्तों टार्ट्रिक एसिड। इमली के अंदर कौन सा होता है दोस्तों? टार्ट्रिक एसिड। जो खट्टा दूध है आपको पता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, खट्टा दूध जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड। तो देखिए, पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है, तीसरे का पहला है और चौथे का पहले का तीसरा है, ये हो जाएगा आपका इसका दूसरा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, जो लैक्टिक एसिड आपका होता है ना, लैक्टिक एसिड, ये मसल्स में पेन कर देता है दोस्तों। मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में जो दर्द होता है। जब एक एथलीट है, जो फर्स्ट टाइम आप कभी भी रेस लगाते हो, अगले दिन आपका जो बॉडी है वो थकान करने लग जाती है, वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन आपने देखे ना हो। ऐसे क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज के दिन। दोस्तों ये क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ का सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन जो 50% पशुओं के लिए घातक है, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ का कंसंट्रेशन जो 50% पशुओं के लिए हानिकारक यानी घातक है, क्या कहलाता है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, LD50, NOAEL, LC50 और ADI। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों LC50। LC50 जो होता है दोस्तों, ये हवा के अंदर फैल जाता है, केमिकल होता है, और ये 50% पशुओं के लिए घातक होता है। इसको बोलते हैं लीथल कंसंट्रेशन। लीथल यानी घातक कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं घातक सांद्रण। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50% पशुओं के लिए घातक ऐसी सामग्री वायु के अंदर फैल करके, एटमॉस्फेयर में फैल करके ये क्या करता है? घातक बीमारियां लगा देता है पशुओं के अंदर, जिसका आंसर आ जाएगा LC50। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, यदि देखो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका इक्विलिब्रियम एक नाम का चैप्टर होता है। इक्विलिब्रियम, संतुलन कहते हैं जिसको हम, संतुलन, ये चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन नाम का चैप्टर होता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है आपको, ये दोस्तों आपको कह रहा है, मैं बता देता हूं इसमें। ये कहता है H2 + I2 अगर मिलके 2HI बना रहे हैं, 2HI अगर बना रहे हैं और 2HI
टूट के ये बना रहा है, अगर इनके लिए संतुलन स्थिरांक, इनको बोलते हैं कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले देखिए आपके पास पहली इक्वेशन दे रखी है, ये जो साइन होता है दोस्तों इक्विलिब्रियम का साइन होता है। मैं आपको दोबारा से पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है। देखिए H2 प्लस I2, ये आपका बन गया 2HI। इसके लिए वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। तो इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है K1 का, ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट्स, और ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, जो यहां पे प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट यानी कि HI है, तो HI की जो कंसंट्रेशन है सांद्रण, उसके आगे जो होंगे वो इसकी पावर में चले जाएंगे, उसके अपोन में जो आपके रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं वो आ जाएंगे H2I2, यानी कि ये हो गया K1 के लिए फॉर्मूला। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर बात करें इसके लिए 2HI H2 प्लस I2, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके लिए K2 दे रखा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, K2 हो जाएगा, जो आपकी प्रोडक्ट साइड उसमें क्या कितने बंदे हैं, 2 हैं, तो H2, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो पावर में कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई, यहां जमा का निशान है तो यहां मल्टीप्लाई होता है, I2, इसके आगे क्या है 1, तो पावर में कुछ भी नहीं आएगा, अपोन में रिएक्टेंट में क्या है HI, उसके आगे कितना 2, तो पावर में कितना चला जाएगा दोस्तों, 2 चला जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि अगर मैं आपके आगे बताऊं कि भाई अगर A प्लस B अगर ये मिल करके C प्लस D बना रहे हैं, तो इसके लिए कांस्टेंट जो K होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, C, उसकी पावर ये छोटा c है तो छोटा c, D उसकी पावर में ये D, अपोन में A उसकी पावर में A, B उसकी पावर में B। तो ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। क्वेश्चन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC ऐसे क्वेश्चन देने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकता, कभी भी दे सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए बस, ठीक है। हमें K1 और K2 के बीच में संबंध बताना है। अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर देता हूं, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर देता हूं, अगर मैं दोस्तों इन दोनों को आपस में गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K1 गुणा में K2, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो गुणा हो गया, आपस में कट जाएंगे दोस्तों, तो यहां आ जाएगा 1, तो K1 इज इक्वल टू 1/K2, मेरे पास उत्तर आ जाएगा K1 इज इक्वल टू 1/K2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को पोज करके एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अगर उसको आपको कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है, तो जो प्रोडक्ट साइड है उनको गुणा करके उनकी पावर में जो इनके आगे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो आप इनको, अपॉन में जो रिएक्टेंट साइड है उसकी पावर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो आराम से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपको, अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको टिंक्चर आयोडीन, किस में आयोडीन का घोल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले टिंक्चर जो आयोडीन होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये एक घोल होता है दोस्तों। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक घोल होता है दोस्तों। ये किस काम आता है? जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसमें जो घोल है उसको उसमें डालने के काम आता है, उसके ऊपर। ठीक है, तो जो टिंक्चर आयोडीन है दोस्तों, ये पोटेशियम आयोडाइड होता है। जो पोटेशियम आयोडाइड, के यानी पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड का घोल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए। आपने सुना होगा, इसका तो आंसर ही आ गया, आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर जब बीजिंग में ओलंपिक हुए थे 2008 में, बीजिंग ओलंपिक जो हुए थे,
बीजिंग ओलंपिक्स जो हुए थे उसके अंदर जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी थी दोस्तों, उस दिन बारिश का माहौल बना हुआ था, ठीक है। तो बारिश का जो माहौल बना हुआ था, ठीक है, वो तो हो गया। हम उस बादलों को हटाने के लिए तो उसके ऊपर पाउडर बिखेर देंगे ताकि वो दूर हो जाए, परंतु जब हमें आर्टिफिशियल रेनिंग करानी हो, आर्टिफिशियल रेन करानी हो हमें, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड जो है वो यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का पाउडर हम यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पर इसने क्वेश्चन पूछा था टिंक्चर आयोडीन किसका आयोडीन है, तो पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये किसी रेडियोस्क्रिय पदार्थ का आधा जीवन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। ये क्या कह रहा है भाई, रेडियो एक्टिविटी है, तो आपको पता है जो रेडियो एक्टिविटी है उसके बारे में मैडम क्यूरी और हेनरी बैक्वेरल जो है इन्होंने बताया था। मैडम क्यूरी और हेनरी बैक्वेरल ने, आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट होती है, उसको बैक्वेरल भी बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का आधा जीवन, यानी इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि हाफ लाइफ स्पैन कह सकते हैं पीरियड, ठीक है जी, हाफ लाइफ पीरियड। ये कहता अगर 4 महीने का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा। यानी ये कह रहा है भी कोई भी पदार्थ A नामक कोई पदार्थ है, अगर ये आधा खत्म होता है, आधा खत्म होता है कितने महीने में, 4 महीने में, आधा खत्म हो रहा है 4 महीने में। इसने कहा कि इसका हमें 3/4 भाग नष्ट करना है। 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी कि पौना हिस्सा। अब अगर ये आधा खत्म हो जाएगा 4 महीने में, और इस आधे का आधा, यानी कि अगर आधा खत्म हो गया तो कितना बच गया दोस्तों, आधा बच गया। अब अगर हमें उस हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा आधा होना, आधा आधा आधा, उसका भी आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ठीक है। अब ये खत्म हो चुका है, यानी कि A/2 हो चुका है। अब इस A/2 में से बचा कितना, A/2 आधा बचा। अब उस आधे का आधा करेंगे तो A/4 भाग और हमने निकाल दिया, यानी कि टोटल हमने कितना हिस्सा, अच्छा कितने में खत्म होगा, ये भी 4 महीने में ही होगा भाई। आधा भाग खत्म हुआ 4 महीने में, उसका आधा भी कितने में होगा, 4 महीने में। क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है दोस्तों, वो कहता है जब कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा जितने समय में होता है उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है जी। तो आधा हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, आधा और 1/4, तो कितना हो गया, 3/4 भाग हो गया, ये 3/4 भाग, तो कितने समय में हो गया, 4 और 4 8 महीने में। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन ऐसे देखना है, ठीक है जी, आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ये कह रहा है टेट्रा इथाइल लेड, यानी कि TEL, टेट्रा इथाइल लेड। जो बंदे जैसे मोटरसाइकिल होती हैं उनको चलाते हैं, उनके इंजन में नोकिंग हो जाती है, खटखट की आवाज़ आने लग जाती है दोस्तों, तो उस दौरान हम उसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड, यानी कि टेट्रा इथाइल, इथाइल मतलब इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन, और कितना है ये, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, लेड मतलब पीबी सीसा, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड। ये डाला जाता है किसके तौर पे दोस्तों, एंटी नोकिंग कंपाउंड, एंटी नोकिंग कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। टेट्रा इथाइल लेड किस में यूज करेंगे, एंटी नोकिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है जी। एंटी नोकिंग एजेंट के तौर पे इस यूज करेंगे, पेट्रोल इंजन के अंदर बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये तो आपने काफी बार पढ़ा होगा, एक्वारीजिया, 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 ठीक है जी, एक्वारीजिया। अमलराज भी बोल देते हैं हम इसको, अमलराज, क्योंकि 2 बड़े बड़े अमल इकट्ठे हो गए तो उन्होंने राज कर लिया। ये कहता है कि इसमें 1:3 जो होता है वो किस किस का होता है, तो दोस्तों इसमें जो एक हिस्सा होता है वो कंसंट्रेटेड, मैं बता देता हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। देखो ये हमारे पेट के अंदर होता है, आपको पता है HCl होता है, जो अनवांटेड कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं उनको मार देता है, ये भोजन के अंदर चले जाते हैं। इसका और इसका 1:3 हिस्सा हुआ करता है दोस्तों, यानी HCl के 3 और HNO3 का 1। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, जो हमारे
ज्वेलर होते हैं, सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका मेन मकसद होता है, ये गोल्ड है, चांदी है, इनको अपने अंदर समा लेता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, ये जो गोल्ड है, एयू गोल्ड चांदी है, ये इसके अंदर जा करके घुल जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सबसे सशक्त सकंदक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सशक्त सकंदक। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोंग कोएगुलेटिंग एजेंट, सकंदक। ठीक है जी, स्ट्रोंग यानी कि सकंदक कौन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 12th चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है जी, वहां से क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या कहता है कि इनमें से कौन है, तो दोस्तों ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इनमें क्या होता है एक्चुअल में, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा दोस्तों, वो उतना ज्यादा अच्छा सकंदक होगा। अब ये कैसे पता लगेगा आपको चार्ज, इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन पे कितना कितना चार्ज होता है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार इस पे कितना कितना चार्ज होता है। चलिए देखते हैं हम, मैं बता देता हूं आपको। देखिए भाई, मैग्नीशियम सल्फेट, आप सिर्फ इसमें मैग्नीशियम जो आगे आगे धातु है सिर्फ उसको पकड़िए। मैग्नीशियम यानी Mg है आपका, मैग्नीशियम है। उसके बाद आपका क्या है Zn, जिंक हुआ करता है आपका। उसके बाद आपका क्या है बेरियम, बेरियम। और उसके बाद क्या दे रखा है आपका एल्यूमिनियम, ये दे रखा है आपको। ठीक है भाई, ये दे रखा है आपको। अब आपको पता है जो मैग्नीशियम है, बेरियम है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये जितने हैं ये सेकंड ग्रुप के हैं, तो इनके ऊपर चार्ज होता है दोस्तों +2। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, +2 चार्ज। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज हो गया, +2। ठीक है, बेरियम बीसी में आता तो +2। आगे है एल्यूमिनियम है दोस्तों आपका 13वें ग्रुप का सदस्य है। 13वें ग्रुप का जो सदस्य है उस पर कितना चार्ज है दोस्तों, 3 का प्लस। ठीक है, ये होता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि थैले के अंदर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन पे सब पे +3 चार्ज होगा क्योंकि 13वें ग्रुप के आते हैं। ठीक है जी, तो इस पे +3 हो गया। अच्छा, जो जिंक है आपका मरकरी है, मरकरी मैं बता देता हूं आपको। जिंक मरकरी यानी Hg, कैडमियम, इनके ऊपर +2 चार्ज हुआ करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे सशक्त सकंदक, तो सकंदक जिस पे सबसे ज्यादा चार्ज होगा क्या होगा, वो हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहां से समझने की बात आपने क्या क्या सीखा कि जो मैग्नीशियम है उसमें +2 चार्ज हुआ करता है, बेरियम जो है बेरियम उस पर +2 चार्ज होता है, जिंक, मरकरी, कैडमियम, बोरोन और कैडमियम की जो छड़ें हैं, ध्यान रखना, बोरोन और कैडमियम की जो छड़ियां हैं वो हम परमाणु संयंत्र में यूज किया करते हैं दोस्तों। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो 13वें ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, और +3 चार्ज होता है, तो स्कंदक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अच्छा, आपने मिलान करना है तो क्या हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, मिलान करना है, आप इस क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए भाई, मिलान करना है आपको, क्या बोल रहा है आपके सामने, ये कह रहा है मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब एलोए क्या होते हैं, दो या 2 से ज्यादा धातुओं का होमोजीनियस मिश्रण, 2 या 2 से ज्यादा धातुओं का होमोजीनियस, यानी कि एक जैसी समरूपता इनके अंदर संरचना आ जाती है, फिट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है जी,
तो ये होता है एलओए। चलिए देखते हैं। देखो कांसा जो है आपको पता है ब्रोंज होता है, और आप मुझे बताइए भाई ब्रोंज किस किस ने जीता है हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया में ब्रोंज किस किस ने जीता है? बॉक्सिंग में लवलीना ने जीता, और पीवी सिंधु ने जीता है। और किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने जीता है। और किसने जीता है? मेंस हॉकी ने जीता है। बहुत बढ़िया। चलिए कांसा होता है ब्रोंज। ब्रोंज ब्रोंज ये किसका होता है? ब्रोंज में होता है तांबा और टिन। ब्रोंज में क्या होता है? तांबा और टिन। यानी कि ए का क्या हो गया दोस्तों? 4। ए का क्या हो गया? 4। पीतल, पीतल को बोलते हैं दोस्तों हम ब्रास। ब्रास, ठीक है जी, ब्रास। कांसा, ब्रास। ब्रास के अंदर क्या होता है दोस्तों? तांबा और जिंक, जस्ता। यानी कि तांबा और बी का क्या हो जाएगा आपका? 3। ये आ जाएगा इसका, ठीक है जी। अच्छा जर्मन सिल्वर, आपने देखा होगा बर्तन बनते हैं जर्मन सिल्वर के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है। तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर जो होता है दोस्तों वो 0% होता है। याद रखना, ये आपको भुलेखे में डाल सकते हैं चीजें। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर कितना होता है? 0% होता है। याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जिंक और निकिल। तांबा, जिंक और निकिल, ये आपका जर्मन सिल्वर में होता है। तो सी का आ जाएगा आपका 2, यानी कि सी का कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। उसके बाद आप मुद्रण टाइप धातु, मुद्रण जो हम टाइपिंग करते हैं या उसमें जो धातु प्रयोग होती है वो क्या क्या होता है? सीसा, एंटीमनी और टिन। सीसा चौथे का एक। देखो सीसे का क्या होता है? पीबी। सिंबल भी पूछ सकता है। सीसे का क्या होता है? पीबी। एंटीमनी का होता है एसबी, और टिन का होता है दोस्तों एसएन, ठीक है। ये सिंबल भी पेपर में आ सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, 4 का पहला। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 0%, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इस पे मैं कई चीजें बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले हम छोटी सी बेसिक बात जान लेते हैं दोस्तों। देखो काफी उलझाने वाला सवाल है, आप इस पे मत जाइएगा कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है। उलझाने वाला सवाल है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सीख लीजिए आप मेरी बातों को। आप मुझे ये बताइए भाई 1 दर्जन अगर आप कोई चीज लेते हो 1 दर्जन, तो उस 1 दर्जन में कितनी चीज आती है? बोलना बच्चों। 12 चीजें आती हैं। शाबाश। मैं कह रहा हूं क्वांटिटी, यानी कि मात्रा, सिर्फ मात्रा की बात है दोस्तों। तो 1 दर्जन में कितनी चीजें आती हैं? 12, ठीक है जी। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं कि 1 किलो, ओनली किलो बोला है मैंने, कोई किलोग्राम नहीं बोला, किलो। 1 किलो में आप क्या कहोगे? 1000। शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे पदार्थ हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो उनको मापने के लिए एक न्यूनतम इकाई है जिसको एवोगैड्रो बोलते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये भी याद रखना आप, एवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे ही जैसे 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, 1 किलो में 1000 होती हैं, वैसे ही एक एवोगैड्रो नंबर के अंदर दोस्तों आपकी ये चीज़ें होती हैं, यानी कि इतनी। ध्यान रखिए कितनी मैंने बोला? मैंने बोला है आपके सामने एक एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। 2-3 चीजें बताने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों सुन के, ये मेरा आपसे वादा है। एक एवोगैड्रो नंबर में कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब समझिए ये नंबर आया कैसे। ये जो साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, कार्बन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। कार्बन जो है आपका, कार्बन जो है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये कार्बन के दोस्तों क्या हैं? अपरूप होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अपरूप। सॉरी, मैंने यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, अपरूप नहीं होंगे, ये आइसोटोप्स होते हैं दोस्तों, आइसोटोप्स, ठीक है जी। अपरूप तो एलोट्रोप्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब है टोप्स, ओप्स, पी, प्रोटॉन, सेम। आइसो का मतलब तो सभी जानते हैं ना, ग्रीक वर्ड होते हैं। आइसो मतलब सेम, जिसके अंदर प्रोटॉन की मात्रा सेम हो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसने देखा भी कार्बन 12 के अंदर जितने कार्बन 12 के अंदर जितने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं एक्चुअल में, उनको बोला इसने एवोगैड्रो नंबर, ठीक है जी।
अवोगाड्रो नंबर। यानी कि अब आप दिमाग में ये बिठा लीजिए भाई, कोई भी एलिमेंट है केमिस्ट्री का, मैंने कहा कोई भी एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान में, उस एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान में कितने उसके एटम होंगे, तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23। जैसे मैं आपको कहता हूं भाई 1 दर्जन सेब लेनी है, तो आप कितने सेब कहोगे, 12 ही बोलोगे ना। 1 दर्जन केले लेने हैं तो भी कहोगे 12 केले। मैं कहता हूं 1 दर्जन आपने लेके आने अमरूद, कितने अमरूद कहोगे, 20? नहीं, कितने कहोगे, 12 ही कहोगे। उसी प्रकार अगर मैं आपको कहता हूं कि कार्बन के अंदर यानी कार्बन का क्या, किसके अंदर, कार्बन के द्रव्यमान के अंदर, तो कार्बन का जो द्रव्यमान है दोस्तों, हम कितना पढ़ते हैं एक्चुअल में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा बस। अब मैं आपके सामने एक अच्छा सा राज खोलने जा रहा हूं, ठीक है भाई। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से, देखो उनको तो पता होगा, पर ये मेरी क्लास सबके लिए रहेगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, यानी कि हर एक, सॉरी एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास यानी कि मास, द्रव्यमान 12 है। तो इसके अंदर कितने एटम होंगे कार्बन के, आप बोलो जी इतने ही होंगे, इतने कार्बन के होंगे ना, इतने 12 भी ये क्या है एक्चुअल में, 12 है ये 12 ग्राम। तो यानी कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने कार्बन के एटम, इतने कार्बन के एटम, इतने कार्बन के एटम्स। चलो शाबाश, ये हमने सीख ली बात, कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। अब 2-3 बातें और देख लीजिए। आपके दिमाग में है यार, नहीं सर आपने कार्बन क्यों लिया, मैं तो आपके सामने सल्फर लेऊंगा। तो सल्फर जो होता है, सल्फर, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है जी, 32, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना, 32। तो 32 इसका मतलब क्या हो गया, 32 ग्राम सल्फर में कितने सल्फर के एटम हुए, क्या दो जी, अवोगाड्रो नंबर हुए, इतने सल्फर के एटम हुए। आप कहते हो जी ना सर लोहे के बताओ मुझे, तो लोहे के, तो लोहे का कितना होता है, आयरन का होता है 56 इंच, क्योंकि मजबूत चीज है। 56 ग्राम जो लोहा है, तो उसके अंदर बताओ लोहे के कितने एटम हुए, तो दोस्तों इतने ही तो हुए, क्योंकि 1 दर्जन चाहे सेब ले लो, चाहे केला ले लो, चाहे संतरा, 12 ही चीजें आएंगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन में आपको उलझाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है भाई, आपको कह रहा है क्वेश्चन को उलझा करके, देखिए क्वेश्चन को उलझा करके पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कार्बन के इतने परमाणु में, कार्बन के इतने परमाणुओं का भार कितना होगा, क्वेश्चन उल्टा। अब हमें दिमाग में बात आती है भाई, कोई भी चीज है, यहां 2 या 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं भाई अगर इतने कार्बन के एटम इकट्ठे हो जाएं, तो कार्बन का वेट कितना बढ़ाएंगे, 12 ग्राम। सही बात है कि नहीं है भाई। मैं कहता हूं भाई 12 दर्जन ना, मतलब 12 केले इकट्ठे हो जाएं तो 1 दर्जन केले बनाएंगे ना। तो ऐसे ही इतने एटम अगर कार्बन के इकट्ठे हो जाएं तो कितने कार्बन बनाएंगे, 12 ग्राम। हमें कितना दे रखा है, इतना। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 बटे में 6.023 गुणा 10 की पावर 23, और हमें पूछा है इतना, तो हम क्या कर देंगे, गुणा ले देंगे। अगर हम 10 की पावर 22, तो देखो ये इससे कट गया, यहाँ 23 है या 22 है, तो 1 10 बच गया, तो 12 बटे में 10, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1.2 ग्राम। तो गलती मत करना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1.2 ग्राम। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए एक मैं आपको एग्जाम्पल, एक हिंट, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, अब मुझे बताना, ठीक है। चलिए देखो, दोबारा देख लो भाई, इतने एटम किसी के भी होंगे ना, तो वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होंगे। कार्बन का 12 है ना, तो कार्बन का हमने 12 लिखा। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता ना तो मैं 16 लिखता। अगर यहाँ सल्फर होता दोस्तों, मैं 32 लिखने वाला था। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं फेंकता हूँ आपकी ओर, आप मुझे बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना आप, ठीक है जी। देखिए मैं क्या क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0. ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं कि ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, मेरे कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। 1.12 ग्राम आयरन में कितने
एटम्स होंगे, लोहे का मैंने दे दिया 56 ग्राम होता है भाई, 1.12 में निकाल लें, ठीक है। 56 ग्राम लोहे का होता है मास, तो आपने तो इतने में निकालने हैं, तो दिमाग में वही बात है भाई 56 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के, तो इतने में निकाल लें। तो आप अपने हिसाब से मैथ छोटा सा है वो लगा लेना, इसका आंसर बताना है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया आपके सामने। अलग अलग परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर तो है अलग अलग, एटॉमिक नंबर तो है जी अलग 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 अलग। द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक जो मास है वो है समान, तो मैं यहाँ पे ना वो है समान। चलो मैं यहाँ पे एक दो चीजें अच्छे से बता दूंगा आपको। चलिए देखते हैं। तो ये कहता क्या होंगे ये, देखो अगर यहाँ मैं ऊपर लिखता एटॉमिक नंबर अगर है आपका डिफरेंट, इसने कहा डिफरेंट, और एटॉमिक मास है सेम, एटॉमिक मास सेम, आप ऑप्शन से समझ जाओ समभारिक, भार सेम है तो भारिक, भार सेम है तो भारिक, ठीक है जी, ऑप्शन तो आ गया इसका आंसर। अब अगर उल्टा हो जाता, उल्टा क्या हो जाता, एटॉमिक नंबर तो कहते सेम, एटॉमिक नंबर तो बोलते सेम, नंबर सेम, और एटॉमिक मास डिफरेंट, तो नंबर सेम है, नंबर का क्या स्थान, नंबर मतलब स्थान, तो समस्थानिक हो जाता, ठीक है जी। आगे बात समझ में, एटॉमिक नंबर सेम है तो समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, एटॉमिक मास सेम है, मास भार संभारिक, ठीक है जी। चलो ये देखते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को। इसने कहा कि कौन सी अक्रिय गैस, सबसे पहले आपको अक्रिय गैस पता होनी चाहिए। अक्रिय गैस को बोलते हैं दोस्तों हम नोबल गैस, नोबल गैस जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे बहुत काम आती हैं दोस्तों। नोबल गैस आपकी क्या होती है, हीना करे एक्सरसाइज रनिंग, हीना करे एक्सरसाइज रनिंग, ये आपकी सारी की सारी क्या है दोस्तों, नोबल गैस होती हैं। आपको पता है जो हीलियम है वो गोताखोर यूज करते हैं, नियोन, क्रिप्टोन, ये आप पता है आपको ट्यूबलाइट्स के अंदर इस्तेमाल होती है। रेडोन रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी है रेडोन, इसमें याद रखना रेडियोधर्मी है, रेडियोधर्मी। तो जो जिनोन है ना दोस्तों, जिनोन ये स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेंजर यानी कि ये थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है स्ट्रेंजर गैस, इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन करके दोस्तों जिनोन के प्रोडक्ट बनाती है, जिनोन XeF2 XeF4, तो यानी कि ये रिएक्शन कर जाती है, ठीक है, काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा जिनोन Xe दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, घटते क्रम में रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता, यानी कि धातुएं आपको पता है क्रियाशील होती हैं, तो इनकी घटते हुए क्रम के अंदर आपने लगाना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इनका क्या सही क्रम होगा, मुझे आप बताइए। चलिए शाबाश। देखिए आपको पता है अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सबसे पहले होता है हमारा होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, फिर होता है हमारा सोडियम, फिर होता है हमारा कैल्शियम, फिर होता है हमारा मैग्नीशियम, फिर होता है हमारा एल्यूमिनियम, फिर होता है हमारा जिंक, क्या होता है हमारा फिर जिंक, फिर हमारा होता है लोहा आयरन, फिर हमारा होता है टिन, फिर हमारा होता है पीबी, और फिर हमारा होता है H हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हमारा कॉपर, उसके बाद आता है हमारा चांदी, उसके बाद आता है हमारा सोना, उसके बाद आता है प्लेटिनम। तो ये हमारी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास के अंदर ये हमारी सीरीज दे रखी है दोस्तों। इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा भी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है तो आप बता देंगे, भाई ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन,
टिन, SN मतलब टिन, PB मतलब एंटीमनी, हाइड्रोजन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, चलो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहीं पे भी हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। हमारे पास ऑप्शन में है लोहा, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड। तो घटते क्रम में लगाना है तो यानी सबसे पहले ज़्यादा वाला आएगा। तो सीधी सी बात है, सोडियम जहां आप पहले है तो सोडियम, देखो सोडियम, ये ऑप्शन इसका आ जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो डी है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई सोडियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। देखो सोडियम है ये पहले नंबर पे गया, उसके बाद लोहा दूसरे पे गया, उसके बाद सिल्वर तीसरे पे गया और गोल्ड चौथे पे गया। ठीक है जी। अब इस सीरीज का ना रहस्य सुन लीजिए दोस्तों आप, एक्चुअल में ना ये तो चलो ठीक है, बात यहाँ तक तो बात ठीक है, इसका मेन रहस्य सुन लीजिए। ये सीरीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए। अब इस सीरीज के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए सीरीज में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, आप समझिए मेरी बात को, ठीक है, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये आएगा, भाई इनमें से कौन सी धातु पानी में से हाइड्रोजन निकाल सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन मेरा समझिए आप, इनमें से कौन सी धातु पानी में से हाइड्रोजन निकाल सकती है। ठीक है, पानी में से हाइड्रोजन निकालने का मतलब है भाई हाइड्रोजन को वहां से खींच के निकालना, यानी इतनी ताकत रखना कि हम पानी के अंदर से, वाटर के अंदर से H2O के अंदर से, भाई पानी के अंदर से H2O के अंदर से हम हाइड्रोजन गैस को बाहर फेंक दे ला करके H2 को। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। इसका मतलब ये है भाई जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी उन्हीं के अंदर तो ताकत होगी ना, यानी वो हाइड्रोजन को पानी से बाहर निकाल दें, उसका उद्धार कर दें। तो दोस्तों हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स आपको दे रखी हैं ये सारी की सारी पानी से रिएक्शन कर जाती हैं, चाहे वो एकदम से कर जाए चाहे हमें एनर्जी देनी पड़े। अब जैसे ऊपर वाली हैं तो ऊपर वाली तो फटाफट रिएक्शन कर जाएंगी, ठंडा पानी भी हो इनके साथ तो ठंडा पानी भी चलेगा, भाई ठंडे पानी में से भी ये आग लगा देंगी। उसके नीचे जाओ थोड़ा निवाया पानी, नीचे जाओ थोड़ा गर्म पानी, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी हैं वो पानी में से हाइड्रोजन को खींच के बाहर फेंक देंगे और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्धार हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया ऊपर ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं, थोड़ा नीचे बताया नॉर्मल वाटर के साथ, थोड़ा नीचे जाएंगे तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, और ये नीचे जाएंगे ना ये तो ये स्टीम यानी भाप, गरम भाप के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, अच्छा जो हाइड्रोजन से नीचे बच गई इसका मतलब है हाइड्रोजन अब उनका उद्धार करता है, यानी कि वो बंदे हाइड्रोजन को बाहर पानी से निकाल नहीं पाते। तो याद रखिए पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो टेबल में ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को दलदल में से निकाल देगा। दलदल का मतलब यहाँ हो गया एक मिक्स कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करने वाले हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लेने वाला हूँ, कई सारे एग्जांपल होंगे, 2-3 एग्जांपल आप देखिए मेरे साथ। देखिए मैं यहाँ कॉपर लिख रखा था ना, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कौन सी क्वेश्चन एक मैंने लिखा आपसे, भाई मैंने कहा सीरीज में दोबारा लिख देता हूं थोड़ा याद के लिए आपकी। सबसे पहले क्या था दोस्तों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, पीबी, एच, सीयू, एजी, सीयू मतलब कॉपर, एजी मतलब आपको पता चांदी, एयू और प्लेटिनम। ठीक है भाई, अब मैं आपसे क्वेश्चन मैंने क्या दिमाग में बिठा दिया, आपके ऊपर से नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाया करती है। ठीक है, अब मैंने एक बात और बताई, जो बंदे ऊपर होंगे वो अपने से नीचे वालों का दलदल से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो मुझे ये बताना आपने कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ठीक हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए एक क्वेश्चन है जिंक प्लस CuSO4, तो मुझे बताओ दलदल में कौन धंसा हुआ है, कॉपर, क्योंकि इकट्ठा है ना ये। तो मुझे बताओ क्या जिंक कॉपर को दलदल से बाहर निकाल पाएगा, बताइए मुझे आप कहोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है तो ये इसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा तो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, अगला, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछता, क्या कॉपर मैग्नीशियम को यहाँ से दलदल से निकाल पाएगा, आप क्या कहोगे, भाई जो कॉपर है वो तो मैग्नीशियम से नीचे है, यानी कि
ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ मैग्नीशियम होता और यहाँ कॉपर होता तो ये रिएक्शन तुरंत हो जाती। अब आपको बात समझ में आ गई मेरी? चलिए इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखना दोस्तों। ऐसा जो तरीका है, देखो काफ़ी समय के बाद मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि भाई आप कंसेप्ट को समझिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। सैलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से कनेक्शन है इसका, दो बात जरूर बता के जाऊंगा दोस्तों। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स। सांद्रता जो होती है, यानी कि लवणता, सॉरी लवणता जो होगी, लवणता जो होती है वो साल्ट, तो आपको पता है भाई लवणता सैलिनिटी होती है, वो कहाँ प्रेजेंट, मतलब साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन। जो सैलिनिटी होती है दोस्तों, पता है वाटर से संबंध है उसका। आपका जो गुजरात का जो तट है वहाँ से आपको पता है नमक मिलता है, ठीक है जी। आपको पता है कैस्पियन सागर जो है वो एरिया वाइज बड़ी है, वो आपकी सैलिन वाटर आप कह सकते हो उसको, वाटर बॉडी है, ठीक है जी। तो जो लवणता होगी दोस्तों वो 1000 ग्राम पानी के अंदर, 1000 ग्राम पानी के अंदर अगर आप बाई चांस 2 ग्राम नमक मिला दोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, लवणता 2 हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पता किसकी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। मेरे ख्याल से लेक उर्मी है, और क्या नाम है, ज्योग्राफी में बात करता हूँ, एक कैस्पियन जो सागर है, ठीक है, ये आपकी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी रखते हैं। थोड़ा सा आप इसको देख लेना, ठीक है जी। यहाँ से ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चला गया हूँ। तो जो सैलिनिटी है दोस्तों, ठीक है, वो क्या होती है, 1000 ग्राम ऑफ पानी, उसके अंदर कितना जो नमक है वो होगी, ठीक है जी। हमारी जो सैलिनिटी है शायद आप जो इंडियन ओशियन की है 30 से 35, सब ओवरऑल मिलाए तो 30 से 35 होती है, 30 से 35 ग्राम ऑफ नमक इन। अच्छा एक बात और, जितनी सैलिनिटी ज़्यादा होगी ना वहाँ बंदा डूबता नहीं। कहते हैं ना भाई कैस्पियन सागर के अंदर आदमी तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ जो डेंसिटी है उसकी वो ज़्यादा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो तैरता रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से दो बातें मैं बताने वाला हूँ आपको। भाई सैलिनिटी का तो पता लग गया, अब केमिस्ट्री के अंदर ये दो बातें और जान लीजिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी। भाई ये बात और जान लीजिए। देखो दोस्तों कुछ नहीं पता होता भाई आपके साथ, तो देखो पहले ही इतना टाइम हो गया आपके पेपर को, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी को जान लीजिए। मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी होती है भाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं दोस्तों। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक सोल्यूट होता है, एक होता है सोलवेंट। टोटल मिल जाएगा तो सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी याद रखिए, मोलैरिटी में आर है, आर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, याद रखिए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं। वहीं जो मोलैलिटी जो होगी वो होती है नंबर ऑफ मोल्स किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। दोस्तों देखो थोड़ा याद रख लीजिए इस बात को, सोलवेंट के किलोग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देखने वाले हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप मुझे बताइए मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन आइसोमर किसका है। आइसोमर होता है देखो समावयव, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, स्ट्रक्चर बदल जाए, स्ट्रक्चर डिफरेंट, पर उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो सेम रहना चाहिए, ठीक है जी। फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए। सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों, आप मुझे बताओ, बस दो बातें याद रखो, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मिथ के अंदर दोस्तों कार्बन की संख्या, देखो मिथ के अंदर दोस्तों
देखिए देखिए, आप मुझे कार्बन की संख्या बताइए। कार्बन, अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, रासायनिक जो इस मतलब विज्ञान, जैविक विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो मिथ जो है उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 1, इत का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट 5, एग्ज 6, हेप्ट ऐसे चलता रहता है 7। सिंपल सी बात है, मिथ का मतलब 1, इत का 2, ब्यूट का 4, प्रोप का 3। ये इसने कहा मिथाइल प्रोपेन, यानी आप दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपने। मिथाइल का और प्रोपेन यानी दो चीज़ मिक्स दे रखे, मिथाइल भी और प्रोपेन भी। मिथाइल में कितने कार्बन दोस्तों? 1, और प्रोपेन में कितने? 3। टोटल कितने हो गए? 4। तो आपने ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुनना है जिसमें 4 कार्बन इकट्ठे होंगे, 4। एन का मतलब होता दोस्तों स्ट्रेट चेन, एन का मतलब होता सीधी चेन, सीधी। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो यानी 6 कार्बन की सीधी चेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की सीधी चेन। प्रोपेन 3 कार्बन, और पेंटेन मतलब 5 कार्बन। आपसे पूछा गया मिथाइल प्रोपेन, मिथ 1, प्रोप 3, तो टोटल 4। तो 4 किस में? इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, इसका हमारा जो है वो आ जाएगा, इसका बी आंसर, मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने बस सिर्फ क्या करना है, कार्बन काउंट करने हैं, ऑप्शन में से देखने हैं किस में कार्बन सेम होंगे। तो वो क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसो मतलब सेम, मर यानी कि उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस? फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। आपने देखा होगा दोस्तों कि हम अक्सर मार्केट में जाते हैं भाई, कि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं खाने की है, कुछ भी आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ है, तो उनके अंदर से फ्रूट्स की स्मेल आती है दोस्तों। वो ओरिजिनल फ्रूट्स नहीं होता दोस्तों, उनके अंदर एस्टर मिलाए जाते हैं, यानी कि फ्रूट्स के लिए एस्टर मिलाए जाएंगे, एस्टर्स। एस्टर्स याद रखना, फ्रूट्स की स्मेल के लिए एस्टर मिलाए जाएंगे। अब ऑप्शन में आपको कैसे पता लगे एस्टर? या तो लिखा होता एस्टर, अब आप कैसे? एस्टर को याद करने का तरीका है कि एस्टर का कोई भी फॉर्मूला होगा ना, उसके पीछे मिलेगा आपको आइल प्लस O8। आइल प्लस O8 क्या मिलेगा? आइल प्लस O8। एस्टर, एस्टर का मतलब है आइल प्लस O8। और बनते कैसे हैं दोस्तों एस्टर? एक्चुअल में एल्कोहल प्लस एसिड, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके बनते हैं। जब हम एल्कोहल को ओल, जिसके पीछे ओल, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पीछे इक लगता है, उनको जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? एस्टर। एस्टर की पहचान आइल O8। ऑप्शन में से देख लो आइल किसमें, देखो इसमें आइल है पर O8 नहीं है, ये नहीं होगा। ओइक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आइल O8, 8, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इथाइल एसीटेट। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? एलोट्रोप और आइसोटोप दो अलग चीज थी। एलोट्रोप होते हैं दोस्तों आपके अपरूप, अपरूप। एक कार्बन अपने आप को कितने फॉर्म में ढाल सकता है, ये चीज। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, पेपर में आ सकते हैं काफ़ी। सबसे पहले दोस्तों जो कार्बन होता है ना, कार्बन, इसकी संयोजकता होती है 4। संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये अपने आसपास 4 बांध बना सकता है। ठीक है, वो 4 बांध कैसे बना सकता है? वो 4 बांध कार्बन ऐसे बना सकता है, वो 4 बांध कार्बन ऐसे बना सकता है, एक इसके नीचे आ जाए, डबल बॉन्ड लगा ले यहाँ कुछ भी, यानी कि कार्बन अपने आसपास 4 बांध बना सकता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, क्या है एक्चुअल में ये। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। देखो ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप है, यानी कि ये तो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है दोस्तों एक लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है हैवी मशीनरी के अंदर, हैवी मशीनरी के अंदर। डायमंड भी है, हीरा डायमंड भी है। एक ये डी है बकमिंस्टर फुलरीन,
इसमें 60 कार्बन का इकट्ठा क्लस्टर होता है, फुटबॉल जैसी शेप होती है इसकी, फुटबॉल जैसी शेप, ठीक है जी। बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं। यानी कि ये तो इसके अपरूप हैं। जो मीथेन है ना दोस्तों, मीथेन ये इसका अपरूप नहीं है दोस्तों, ये तो इसका एक नॉर्मल सा कंपाउंड है मीथेन, जिसको आप मार्स गैस, नेचुरल गैस, मीथेन गैस, CH4 प्राकृतिक गैस सब बोलते हैं। अब इसका तो चलो ये हो गया, हम अब उसके बारे में थोड़ा पोस्टमार्टम हम उसका कर लेते हैं। पेपर में आ सकता है दोस्तों, जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है ना उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आप इसको बस याद रख लीजिए। अब देखो ज़्यादा पूछोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, याद रख लीजिए। ग्रेफाइट जो है ना उसकी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये लेयर में पाया जाता है, लेयर बनती है इसकी, ये लेयर में होता है ऐसे, लेयर्ड परतदार स्ट्रक्चर, लेयर परतनुमा। अब अगर यही परत मोड़ तोड़ के, इन्हीं परत को मोड़ तोड़ के 60-70 कार्बन की चेन बना दी जाए फुटबॉल की तरह, तो ये बन जाता है फुलरीन। तो फुलरीन होगा तो भी तो क्या होगा sp2, क्योंकि ये तो ग्रेफाइट को इकट्ठा किया हमने 60-70 कार्बन को। तो याद रखिए फुलरीन और ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्लिपरी, स्लिप करता है तो देखो दोस्तों लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। कोई चीज स्लिप करती है तो ठोस लुब्रिकेंट के तौर पे, कहाँ, बड़ी बड़ी मशीन के अंदर, ठीक है जी। फुलरीन बताया मैंने 60 से 70 कार्बन फुटबॉल की शेप में होते हैं। ग्रेफाइट को गर्म करके इकट्ठा करके किया जाता है तो भी sp2। बात बच गई डायमंड की। देखो डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायमंड के अंदर होता है sp3 स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर होता है दोस्तों डायमंड के अंदर, कार्बन इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। डायमंड कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए, क्योंकि हीरा कठोर होता है और हीरा जो है आपका ग्लास कटिंग में इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, क्योंकि हम जो HSSC का आज का लेवल देख रहे हैं वो कभी तो लेवल डाउन कर देता है, कभी ऐसा लेवल बना देता है कि हमारे सिर के ऊपर से चली जाती हैं चीज़ें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच केमिकल लॉ proposes that soft drinks and soda bottles are sealed under high pressure to increase the solubility of CO2। यानी कि आपने देखा होगा, आपके समक्ष ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, लाइव एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती हैं, सोडा बोतल्स होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ठूस ठूस के भरा जाता है, ऊपर से उसको सील्ड किया जाता है ताकि वो गैस उसके अंदर सोल्यूबल हो जाए। तो ये जो नियम है, सोल्यूबिलिटी किसी गैस की अंडर प्रेशर, किसी लिक्विड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी अंडर हाई प्रेशर किस बंदे ने दिया दोस्तों? हेनरी। आप याद रखिए हेनरी ने ये बात बोली थी, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो हेनरी के नियम ने हमें गैस को अंडर प्रेशर लिक्विड में भरते हुए बताया है, ठीक है जी। चलिए हम बाकी बात कर लेते हैं। अब इसका तो आंसर आ गया आपका हेनरी का नियम। ओम्स लॉ पता है आपको, फिजिक्स का नियम है। ओम्स लॉ कहता है V = IR, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है जी। डाल्टन का जो नियम है दोस्तों, डाल्टन का नियम भी पार्शियल प्रेशर को लेकर के है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है जी। रोल्स लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल्स लॉ जो है दोस्तों ये आपका लिक्विड के अंदर प्रेशर की बात करता है, लिक्विड प्रेशर, ठीक है। रोल्स लॉ लिक्विड प्रेशर, रोल्स लॉ ये कहता है आपको, आप समझिए मेरी बात को, रोल्स लॉ ये बोलता है भाई कभी भी वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो हमने उस लिक्विड में कोई चीज़ मिलाई है। जितनी ज़्यादा चीज़ मिलाएंगे उतना वो चीज़ गाढ़ी हो जाएगी, प्रेशर उसका डेवलप हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सोल्यूबिलिटी जो है गैस की लिक्विड्स के अंदर, इंपॉर्टेंट बात है, लिक्विड्स के अंदर टेम्परेचर के घटाने से उस पर क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए। देखो
एक्चुअल में क्या है, कई बार हम जो क्वेश्चन सोचते हैं वो हमारा गलत हो जाता है खाम का, तो इसको समझिए ध्यान से। ये कहता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें किसी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे आपस में घुल जाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लें। दो चीज़ें जब किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे आपस में मिल करके एक सोल्यूबल हो जाएं, एक दूसरे के अंदर घुल जाएं, तो उसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोला करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो चीज़ होगी उसके अंदर, जैसे मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये दो तीन चीज़ें हैं, अब पहले ही ये अलग अलग थी, हमने नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो थर्मल एनर्जी है इनकी पार्टिकल्स की वो बढ़ जाएगी, ये दूर दूर भागने लग जाएंगे। दूर दूर भागेंगे तो मिलन नहीं हो पाएगा इनका। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जब हम इनका कह रहे हैं दूर दूर भाग रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सोल्युबिलिटी घट रही है, तो टेम्परेचर घटाने की वजह से सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि इंक्रीज द सोल्युबिलिटी। ठीक है जी, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरंडम। एक होता कोरंडम, एक होता कार्बोरंडम, याद रखिए, एक होता कोरंडम, एक होता है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम होता है दोस्तों डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग, सिलिका कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरंडम, ये बोला कोरंडम, तो कोरंडम होता है दोस्तों Al2O3, ऑप्शन नंबर डी। कार्बोरंडम होता है SiC। तो दोस्तों कैसी रही आपकी आज की क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास मैंने आपको बड़े ही दिल से और मन से समझाई है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए विजय शर्मा हिस्ट्री पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर से पहले आपको कराऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।